हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 10th के लिए एग्ज़ाम प्रिपरेशन फॉर द सेशन 2022 एंड 2023। ठीक है, तो लास्ट वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 हमारा कवर कर लिया है और आज इस वीडियो में कवर करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ये वाला चैप्टर जो है मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों को हमारे चैनल पे करवाई हुई हैं। तो पुराने वीडियोस के जो लिंक्स होते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर पुराने वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में स्पेशल ये है कि हम अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में हमारे सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से तो कर रहे हैं। हमारे इसमें डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़, असर्शन रीज़न क्वेश्चन, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, साथ ही साथ कुछ टिप्स बताऊंगी जो आप लोगों को करनी है ताकि आप फुल मार्क्स स्कोर कर सको। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के बच्चों के लिए, सो एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहले 5 रहेंगे हमारे एमसीक्यूज़। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है द पेयर ऑफ इक्वेशंस y इक्वल्स टू 2 एंड y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो इसको अगर हम देखें तो y इक्वल्स टू -7 है, तो हमने बताना है कि इसका किस तरह का सोल्यूशन है। तो ये हमारी x एक्सिस होती है, ये हमारी x डैश, दिस इज़ अवर y एंड दिस इज़ अवर y डैश। ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया। तो y का 2 यहाँ पर होगा। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 2 वाली लाइन जो है वो इस तरह से बनेगी और y का माइनस का 7 नेगेटिव y एक्सिस पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर y इक्वल्स टू -7 की लाइन बनेगी। तो आप देख सकते हैं कि दोनों लाइंस कैसी हैं, ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस हैं और पैरेलल लाइंस दे नेवर मीट ईच अदर, सो देयर इज़ नो सोल्यूशन टू दीज पेयर ऑफ इक्वेशंस। So option number D is the correct answer. Question number 2, a pair of linear equations is consistent then their graph lines will be। एक सीधी सी बात है, जब भी आपके पास पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है, तो सॉल्यूशंस इज ऑलवेज इनकंसिस्टेंट। जब भी आपके पास कोइंसिडेंट या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी, ठीक है, तो उस दोनों के केस में आपका जो सोल्यूशन है वो क्या है, कंसिस्टेंट है। तो इस चीज़ से आपको ये क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया। कंसिस्टेंट है तो ग्राफ लाइंस कैसी होंगी, या तो इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं या कोइंसिडेंट हो सकती हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इक्वेशंस गिव्स अ पेयर ऑफ। तो जब भी आपको निकालना हो कि किस टाइप की लाइंस हैं तो आपको इनकी रेशो चेक करनी पड़ती है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप, आपको जो भी गिवन है इक्वेशन में, आप सबसे पहले राइट हैंड साइड पे 0 बनाएंगे। तो बहुत सारी वीडियोस में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, राइट हैंड साइड पे 0 बनाएंगे। अब एक बार मैं बता देती हूँ, पूरे चैप्टर में फिर वही चीज़ चलेगी। अब आपने ये जो पहली लीनियर इक्वेशन है इसको इसके साथ कंपेयर करना है और a1 b1 c1 की वैल्यू निकालनी है, और जो दूसरी वाली है उसको a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करना है, यानी कि 2 ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो a1 की वैल्यू 1 है, b1 की वैल्यू 2 है, c1 की वैल्यू -3 है। ऐसे ही a2 की वैल्यू यहाँ पर 5 है, b2 की वैल्यू 2 है, c2 की वैल्यू 7 है। ठीक है, अब रेशो चेक करो, a1 बाई a2 की रेशो क्या आएगी, 1/5, देन b1 बाई b2 की रेशो आएगी 2/10, दैट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 1/5, देन c1 बाई c2 की रेशो आई -3/7। तो आपने देखा यहाँ पर कि a1 बाई a2 जो है वो b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो ऐसा किस केस में होता है, पैरेलल लाइंस के केस में होता है। ठीक है ना, तो वो टेबल जो आपकी बुक में बना हुआ है उसके बेसिस पे ये क्वेश्चंस हैं, तो पैरेलल लाइंस होती हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, तो आपको गिवन है ये लीनियर इक्वेशंस हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन का मतलब है कि बहुत सारे सोल्यूशंस हैं। तो उस केस में इस तरह से होता है, a1 बाई a2 इज़ इक्वल टू b1 बाई b2 इज़ इक्वल टू c1 बाई c2। यही होता है ना इनफाइनाइटली के केस में। अब ये a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 आएगा कहाँ से, वो हम इन इक्वेशन से निकालेंगे। तो पहले हम इस इक्वेशंस को सॉर्ट आउट करते हैं। तो पहले स्टेप में क्या करना है, आपको राइट हैंड साइड पे क्या बनाना है, 0 बनाना है। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमें यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है।
ठीक है। सो A1 की वैल्यू 2 आ गई, B1 की वैल्यू 3 आ गई, C1 की वैल्यू -7 आ गई। इस पूरे चैप्टर में बस यहीं पर बात घूमेगी इधर उधर ही, ठीक है। 2 अल्फ़ा x है यहाँ पर, सो 2 अल्फ़ा हो गया। सो देन B2 की वैल्यू हो गई अल्फ़ा प्लस बीटा, और C2 की वैल्यू हो गई -28। ठीक है जी। अब यहाँ पर पुट कर दो A1/A2 यानी कि 2/2 अल्फ़ा इक्वल्स टू 3/अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -7/-28। ठीक है। तो पहले मैं क्या करूँगी, 2/2 अल्फ़ा और ये -7/-28 को कंपेयर कर देती हूँ। 2/2 अल्फ़ा -7/-28, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 2 से 2 भी कैंसिल हो गए, 1/अल्फ़ा इक्वल्स टू 1/4, 7 और 28 आपस में कैंसिल हो गए। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई, 4 आई। ठीक है। बट यहाँ ऑप्शंस में चेक करो, 3 जगह पे अल्फ़ा की वैल्यू 4 आई, यानी कि हमें बीटा की वैल्यू भी निकाल के देखनी पड़ेगी। सो अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट 2 का कंपैरिजन कर लेते हैं इन दोनों का। सो 2/2 अल्फ़ा इक्वल्स टू 3/अल्फ़ा प्लस बीटा, 2 से 2 कैंसिल, अल्फ़ा की वैल्यू पुट करो, 1/4 हो गया, 3/4 प्लस बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 प्लस बीटा इक्वल्स टू 12, सो बीटा इज इक्वल्स टू 12 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 8, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 4 और बीटा की वैल्यू कितनी है 8 है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके। सो लास्ट MCQ पे मूव कर रहे हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5, पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो यहाँ पर सेम वही चीज़ है, पेयर ऑफ इक्वेशंस कैसी हैं, तो आपने सबसे पहले राइट हैंड साइड पे क्या बनाना है, 0 बनाना है। ठीक है। सारी जो कहानी है ना बस A1 ये रेशोज़ पे ही चलेगी। ठीक है। सो A1 इक्वल्स टू 1, B1 इक्वल्स टू 3, C1 इक्वल्स टू -3, A2 इक्वल्स टू 2, B2 इक्वल्स टू 10, C2 इक्वल्स टू 7। ठीक है। अब चेक करो रेशो, A1/A2 इक्वल्स टू 1/2, B1/B2 इक्वल्स टू 3/10 और C1/C2 इक्वल्स टू -3/7। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि A1 A2 जो है वो B1/B2 के इक्वल नहीं है। तो ऐसा किस केस में होता है, ऐसा होता है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में। इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में हमेशा हमारा कैसा सोल्यूशन होता है, एक ही सोल्यूशन होता है, यानी कि यूनिक सोल्यूशन होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये दो हमारे असर्शन रीजन क्वेश्चंस होंगे। तो असर्शन कहता है फॉर k इक्वल्स टू 6 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हैं वो इनकंसिस्टेंट हैं। अब इनकंसिस्टेंट सिर्फ एक ही केस में होते हैं, जो कि पैरेलल लाइंस के केस में होते हैं, जहाँ की हमारे पास A1/A2 जो है वो B1/B2 के तो इक्वल आता है, बट नॉट इक्वल टू C1/C2 के केस में आता है। पहले तो आपको ये प्रॉपर क्लियर होना चाहिए कि इनकंसिस्टेंट किस केस में आता है, और k की वैल्यू भी गिवन है, हमें सिर्फ चेक करके बताना है। सो हमें लीनियर इक्वेशंस जो गिवन है वो ये हैं दोनों। ठीक है। तो यहाँ पर मैं k की जगह पर 6 ही पुट करके देख लेती हूँ, ताकि मेरा जो क्वेश्चन है वो इजी हो जाए। ठीक है। सो यहाँ पर A1 की वैल्यू 1, B1 की वैल्यू 2, C1 की वैल्यू 3, ऐसे ही यहाँ पर A2 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू 6, C2 की वैल्यू 6। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे A1/A2 की वैल्यू 1/3 आ रही है, B1/B2 की वैल्यू भी 2/6 दैट इज़ इक्वल टू 1/3, और C1/C2 की वैल्यू आ रही है 3/6 यानी कि 1/2। तो ये चीज़ आ गई कि A1/A2 जो B1/B2 के तो इक्वल है, बट नॉट इक्वल टू C1/C2 है, यानी कि हमारा जो असर्शन है वो पक्के वाला क्या है, ट्रू है। ठीक है जी, असर्शन ट्रू है। रीज़न पे चेक करो, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, इज़ इनकंसिस्टेंट। तो क्या लिखा गया है, जब तीनों बराबर हों तब इनकंसिस्टेंट होता है, गलत है। ठीक है। तो हमारा जो असर्शन है वो क्या है, फॉल्स है। इनकंसिस्टेंट नहीं होता, कंसिस्टेंट होता है, क्योंकि ये कोइंसिडेंट लाइंस के केस में होता है। ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा, असर्शन ए इज़ ट्रू बट रीज़न आर इज़ फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, असर्शन कहता है द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस आर द टू लाइंस विच आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। तो इंटरसेक्टिंग के केस में क्या होता है कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है। ठीक है। तो चलिए चेक कर लेते हैं, ये दो इक्वेशंस हमें ऑलरेडी गिवन है। सो A1 की वैल्यू 2 आ गई, B1 की वैल्यू 3 आ गई, C1 की वैल्यू -12 आ गई।
ऐसे ही यहाँ पर A2 की वैल्यू दूसरी इक्वेशन से 1 है, B2 की वैल्यू -9 है और C2 की वैल्यू -8 है। आप चेक करो, A1/A2 की वैल्यू 2/1 है, B1/B2 की वैल्यू 3/-9 है, वो आ जाएगी -1/3। तो आप देख सकते हैं कि A1/A2 जो है वो नॉट इक्वल टू B1/B2 है। तो मतलब वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, यानी कि असर्शन जो है वो क्या है, ट्रू है। रीज़न पे चेक करो, इफ़ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सोल्यूशन, ठीक है, तो लाइंस जो हैं वो पैरेलल होती हैं। क्या ऐसा होता है? नो, पैरेलल लाइंस के केस में तो हमारे पास यूनिक सोल्यूशन होता ही नहीं सोल्यूशन, नो सोल्यूशन होता है। तो अगर यहाँ पर नो सोल्यूशन होता तो ये ट्रू होता, बट अब ऐसा नहीं है। तो यूनिक सोल्यूशन किस केस में होता है? हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में होता है। तो हमारा जो रीज़न है यहाँ पर फॉल्स है। सो असर्शन ए इज़ ट्रू बट रीज़न आर इज़ फॉल्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो ये अब हमारे 4 जो क्वेश्चंस हैं वो 2 मार्क्स के रहेंगे। सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो 2 ही मेथड्स हैं यहाँ पर, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, बट अगर मेंशन हो तो उसी मेथड से आपको करके आना पड़ता है क्वेश्चन। तो x + y = a + b, ये हमारा गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, इन पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ a + b माइनस का y। ठीक है, y को उधर ले गई। अब ये जो x की वैल्यू है वो मैं दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करती हूँ। ठीक है, सो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, उससे पहले आप इस इक्वेशन को 1 इक्वेशन मान लो और इस इक्वेशन को नंबर 2 इक्वेशन मान लो। ठीक है, तो इक्वेशन पहले मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ax - by a² - b²। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट करो a + b - y। ठीक है, ये पूरा x की वैल्यू है। ठीक है, और साथ में by, और इसको भी स्प्लिट कर लेते हैं हम a + b और a - b में। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। a² हो गया, साथ में ab हो गया, साथ में ay हो गया, साथ में by हो गया, इक्वल्स टू a + b एंड a - b। ठीक है, अब यहाँ से फर्स्ट 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आ सकता है? सो a कॉमन आ सकता है। इन दोनों टर्म्स में से मैं y कॉमन ले सकती हूँ और फिर से अंदर a + b आ जाएगा कॉमन, इक्वल्स टू a + b एंड a - b। ठीक है, तो ये देखो, ये a - y इकट्ठा कर लिया और a + b मैंने इकट्ठा कर लिया, a + b और a - b। अब ये वाला जो a - y है इसको ऐसे रहने दो। ये वाला जो a + b है इसको मैं लेके जा रही हूँ राइट हैंड साइड पे, वो डिवाइड हो जाएगा। a + b a + b a + b से कट गया। ठीक है, तो मेरे पास आया यहाँ पर a - y = a - b। ठीक है, यहाँ से आप a और a सामने सामने कट गए तो बचा क्या, -y = -b, -b कट के, तो y की सिंपल वैल्यू आ रही है b। ठीक है, y की वैल्यू आ गई। अब इसको मार्क कर लो आपको इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो y की वैल्यू है वो आप इक्वेशन नंबर 3 में डाल दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है, x = a + b - y। तो x = a + b - b, b कैंसिल, तो x आ गया a। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज x की वैल्यू a है और y की वैल्यू b है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट का मतलब है यहाँ पर कि उनका बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, यानी कि कोइंसिडेंट लाइंस के केस में a1/a2 b1/b2 = c1/c2 होता है, तीनों बराबर होते हैं। चलिए इक्वेशंस देख लेते हैं। 4x + 7y - 10 = 0 कर लूँगी और यहाँ पर 10x, ठीक है, 10x + ky = 25 है, तो ये 25 इधर लेके आ रही = 0 बना लिया। अब यहाँ पर a1 की वैल्यू 4, b1 की वैल्यू 7, c1 की वैल्यू -10। सेम हेयर a2 की वैल्यू 10, b2 की वैल्यू k और c2 की वैल्यू -25। इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। ठीक है, बस इसी की अच्छे से प्रैक्टिस करो। अब इसमें पुट करो
सो A1 बाई A2 जो होता है वो B1 बाई B2 इक्वल्स टू C1 बाई C2 के होता है. सो 4 बाई 10 इक्वल्स टू 7 बाई K इक्वल्स टू -10 बाई -25. अब जैसे मर्जी कंपैरिजन कर लो, तो मैं इन दोनों का करके K की वैल्यू निकाल देती हूँ. ठीक है, मतलब इक्वल कर लो किसी को भी, चाहे इसको और इसको साथ कर लो, चाहे आप 4 बाई 10 को 7 बाई K के साथ कर लो. सो 4K इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाई 10. ठीक है, सो K इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 4. 2 के टेबल पे कैंसिल करो इनको. सो आंसर इज़ 35 बाई 2. सो यानी कि K की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए आ रही है 35 बाई 2. ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10. फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ m एंड n. अब यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं जो अननोन निकालने हैं, और क्या गिवन है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस. तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस का मतलब हो गया बहुत सारे सोल्यूशंस, यानी कि A1 बाई A2 बी इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2. तो आप देख सकते हैं कि वो टेबल कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, तो पहली इक्वेशन को चेक करो. 3x प्लस 4y -12 इक्वल टू 0. ठीक है, स्टेप्स आपने याद रखने हैं. पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर बताना है कि ये कौन सी चीज़ लगेगी, फिर इक्वेशंस को लेना है और इक्वेशंस में राइट हैंड साइड पे बना लेना है 0. फिर क्या फाइंड करना है, फिर आपको सिंपल स्टेप्स में A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो ये देखो दूसरी इक्वेशन के लिए मैंने इस तरह से कर लिया. सो A1 की वैल्यू 3 है, B1 की वैल्यू 4 है और C1 की वैल्यू -12 है. यहाँ पर A2 की वैल्यू m प्लस n है, B2 की वैल्यू 2 इंटू m माइनस n है और C2 की वैल्यू -5m माइनस 1 है. ठीक है, राइट. अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सॉल्व करना है. इसमें डालिए सारी वैल्यूज़. 3 अपॉन m प्लस n, ठीक है, इक्वल्स टू 4 अपॉन 2 इंटू m माइनस n इक्वल्स टू -12 अपॉन -5m माइनस 1. ठीक है, तो पहले मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेती हूँ ताकि कुछ इक्वेशन निकल आए. फिर इन दोनों को करूँगी तो कुछ इक्वेशन निकलेगी, फिर दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. सो 3 अपॉन m प्लस n इक्वल्स टू, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 रह जाएगा. 2 अपॉन m माइनस n, क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 3 इंटू m माइनस n, 2 इंटू m प्लस n, ब्रैकेट्स ओपन करो. 3m माइनस 3n 2m प्लस 2n. ठीक है, एक तरफ m कर लो और दूसरी तरफ n कर लो. 2n प्लस 3n, तो ये रह गया m इधर सिर्फ, और इधर क्या रह गया 5n. तो इसको मार्क करके रख लो. ठीक है जी, अब आ जाओ वापस फिर से हमारे यहाँ पर. ठीक है, अब क्या करेंगे, हम किसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं. या आप 3 बाई m प्लस n इसको भी इसके साथ कर सकते हो, वो आपकी ही चॉइस है. ठीक है, चलिए तो मैं ये सॉल्व कर रही हूँ. सो ये आ गया 2 अपॉन m माइनस n, कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया. 12 अपॉन 5m माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 2 अपॉन m माइनस n, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. 2 इंटू 5m माइनस 1 इक्वल्स टू 12 इंटू m माइनस n. ठीक है, 10m माइनस 2, ठीक है, इक्वल्स टू 12m माइनस 12n. ठीक है, तो यहाँ पर 12m इधर ले आए और माइनस 12n, और ये जो 2 है वो राइट हैंड साइड पे ले गए. ठीक है, इधर से बचा सिर्फ मेरे पास 2m माइनस का, और यहाँ से बचा माइनस का 12n प्लस 2. अब आप m की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हो, यहाँ पुट कर दीजिए. ठीक है, 5n मैंने यहाँ पर पुट कर दी, माइनस 12n प्लस 2, तो ये हो गया माइनस का 10n, और ये 12n को भी मैं इधर ले आती हूँ. 12n इक्वल्स टू 2, तो 2n इज इक्वल्स टू 2, n की वैल्यू आ गई 1. ठीक है, पुट करो यहाँ पर n की वैल्यू 1, 5 इंटू 1, यानी कि m की वैल्यू आ गई 5. ठीक है, तो m की वैल्यू यहाँ पे आएगी 5 और n की वैल्यू आएगी 1. ठीक है, तो ऐसे आपको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ नो सोल्यूशन. नो सोल्यूशन कब होता है, जब हमारे पास पैरेलल लाइंस होती हैं.
यानी कि a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। यही होता है ना पैरेलल लाइंस के केस में, जिस केस में हमारे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं होता। सिंपल यहाँ से पहले a1, a2, b1, b2, c1, c2 की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो पहली इक्वेशन चेक करो, 3k + 1x + 3y - 2 = 0। दूसरी इक्वेशन k² + 1x + k - 2 × y - 5 = 0। ठीक है, सो a1 की वैल्यू है यहाँ पर 3k + 1, b1 की वैल्यू है 3, c1 की वैल्यू है -2, देन a2 की वैल्यू है k² + 1, b2 की वैल्यू है k - 2 और c2 की वैल्यू है -5। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। वो आ जाएगा हमारा 3k + 1 अपॉन k² + 1 = 3 अपॉन k - 2 बट नॉट इक्वल टू -2 अपॉन -5। तो अब पहले वाले दो को ही सॉल्व करोगे k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3k + 1 × k - 2 और 3 × k² + 1। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3k², ठीक है, माइनस का 6k प्लस k माइनस का 2 इज इक्वल टू 3k² + 3। 3k² आपस में कट गया आमने सामने, -6k + k ये हो गया माइनस का 5k इक्वल्स टू ये 2 उधर चला गया 3 + 2, तो माइनस का 5k = 5, तो k = 5 अपॉन -5, यानी कि k की वैल्यू कितनी आएगी, -1। ठीक है, सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो अब ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सॉल्व करना है 4x + 6/y = 15, 6x - 8/y = 14 और फिर p फाइंड आउट करना है जहाँ पर y = px - 2 है। तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का इसलिए है, एक तो हमें यहाँ पर x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, फिर p की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो पहले हम ये जो 2 लीनियर इक्वेशंस हैं इनको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो अब पहली बात, ये 6/y है, डिनोमिनेटर में है y, तो इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए हम जो है 1/y को कोई भी वेरिएबल सपोज कर लेते हैं। लेट अस सपोज कर लिया मैंने स्मॉल a। ठीक है, आप कोई भी और वेरिएबल कर सकते हो। सो ये इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगी, अब ये 6/y है, 6/y का मतलब हो गया 6 × 1/y, यानी कि 1/y को मैंने क्या सपोज करा है, a सपोज करा है। तो ये इक्वेशन चेंज होके क्या हो जाएगी, 4x + 6a = 15। द सेम वे अदर इक्वेशन विल चेंज इनटू 6x - 8a = 14। ठीक है, अब आप चाहे तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया तो अंदर मेरे पास आ जाएगा 3x - 4a = 14, 3x - 4a = ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 7 हो गया। तो ये थोड़ी सी इक्वेशन यहाँ से छोटी हो गई। यहाँ लेने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि वो 15 से फिर कैंसिल नहीं होगा, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब आप इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, और एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, जो आपको इजी लगता है। मैं यहाँ पर इसको करूँगी एलिमिनेशन मेथड के साथ, ताकि थोड़ी सी आपकी एलिमिनेशन मेथड की भी प्रैक्टिस हो सके। अब यहाँ पर आपको किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को सेम करना है। तो यहाँ पर देखो 3x है, यहाँ पर क्या है 4x है, तो आप इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इस पूरी इक्वेशन को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये कर दोगे तो इससे क्या होगा कि ये भी 12x हो जाएगा, ठीक है, और ये 18a हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ये भी देखो 12x बन गया, 16a = 28। किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट आप लोगों को सेम करना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन है वो इसके नीचे लिख दो, 12x, ठीक है, -16a = 28। अब साइंस हमें चेंज करने पड़ेंगे, एज 12x दोनों पॉजिटिव है तो एक को नेगेटिव बनाना पड़ेगा ताकि हम कैंसिल कर सकें। 18 और 16, तो ये हो गया हमारे पास 8 6 14, 34a, तो ये हमारे पास रहेगा 17। ठीक है, सो a आ गया 17/34, यानी कि a आ गया आपका 1/2। ठीक है, अब a की वैल्यू जो है वो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो मैं जो ये वाली इक्वेशन है 3x - 4a वाली, इसमें पुट कर देती हूँ, सबसे आसान इक्वेशन है।
ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, a की वैल्यू पुट कर देती हूँ। सो 1/2 इक्वल्स टू 7, 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 7, 3x 2 उधर चला जाएगा 9 बन गया, सो 9/3 हो गया 3। तो यानी कि x की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 3। एक मार्क्स का क्वेश्चन तो हमने कर लिया। अब y की वैल्यू, अब हमने y को क्या माना था, 1/y को a माना था। अब यहाँ पर a जो है वो 1/2 आया है, सो 1/y जो है वो 1/2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब क्या निकालना है, p निकालना है। ज़्यादातर बच्चे जो है ना वो यहीं पर क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे कि हमें x और y की वैल्यूज़ की तो पूछी थी, तो 1 नंबर यहाँ से कट सकता है आपका अगर आप ध्यान नहीं देंगे। क्वेश्चन में p भी पूछा गया है, ठीक है। सो y क्या है, 2 है, p इंटू 3 माइनस 2, सो 2 प्लस 2 हो जाएगा इक्वल्स टू 3p। तो ये हो गया 4 इज इक्वल्स टू 3p, 4/3 इज इक्वल्स टू p। तो p की वैल्यू यहाँ पर आएगी 4/3। तो अब मिलेंगे आपको पूरे 3 मार्क्स, ठीक है। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, p की वैल्यू 4/3। क्लियर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्वेश्चन है, सुमित इज़ 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, ठीक है। तो एक फादर और सन की है ये स्टोरी, और यहाँ पर ये सुमित जो है वो 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन है। तो पीछे सन लिखा हुआ है, तो हम सन की एज जो है वो सपोज कर लेते हैं। लेट सन्स एज जो है वो x ईयर्स है, और जो सुमित की एज है, ठीक है, लेट सुमित एज जो है वो y ईयर्स है, ठीक है। अब उसने कहा सुमित की जो एज है दैट इज़ 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली जो सुमित की एज है, यानी कि सुमित की एज y है, वो है 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, यानी कि 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन यानी कि 3x हो गया, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 3x हो गया। तो एक तो हमने ये चीज़ निकाली। उसके बाद उसने बोला 5 ईयर्स लेटर, तो लेटर के केस में दोनों की एज ही बढ़ेगी, ठीक है। तो हम बात करते हैं 5 ईयर्स लेटर की, 5 साल बाद की। अब आज अगर आपकी एज जो है वो 15 ईयर्स है, तो 5 ईयर्स लेटर आपकी एज कितनी हो जाएगी, 20 ईयर्स। आप क्या कर रहे हो, 15 में 5 प्लस कर रहे हो। तो लेट अस सपोज कि सन्स की एज जो है, प्रेजेंट एज जो है वो x है, तो यहाँ पर उसकी एज 5 ईयर्स लेटर कितनी हो जाएगी, x + 5 हो जाएगी। अब सुमित की भी तो एज बढ़ेगी ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सन की एज ही बढ़ रही है। सुमित की एज क्या है, y + 5 ईयर्स, ठीक है जी। पहली बात तो ये होगी। ही शैल बी, ही कौन है यहाँ पर, सुमित, मतलब ही किसकी बात हो रही है, सुमित की बात हो रही है। शैल बी 2.5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब क्या हुआ, सुमित की एज जो है यानी कि y + 5 जो है वो क्या हो जाएगा, 2.5 टाइम्स। 2.5 टाइम्स मतलब 2.5 टाइम्स ऐसे एज ओल्ड एज हिज सन, यानी कि x + 5, ठीक है। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा पहले सॉर्टिंग करते हैं। तो 2.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5/2 x + 5, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये 2 को मैं इधर ले आती हूँ, 2y + 10 हो गया, ये अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, 5x + 25 हो गया। अब y की वैल्यू आप 3x पुट कर सकते हो, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है वो सिंपल x में बन जाएगी, और आपको सुमित की जो प्रेजेंट एज है वो पता लग जाएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे y की वैल्यू 3x पुट कर दी, ठीक है। सो दिस इज़ 6x + 10 इक्वल्स टू 5x + 25। तो 6x - 5x, 25 - 10, तो x इक्वल्स टू 15। ये आई है आपकी सन, इसकी सन की एज, कि उसकी सन की जो एज है वो कितनी है, 15 ईयर्स है। आप यहाँ पर वैल्यू पुट करो x की, 3 × 15 यानी कि 45 ईयर्स। तो यानी कि जो सुमित की एज है वो कितनी है, 45 ईयर्स है, ठीक है। तो सुमित्स प्रेजेंट एज इज़ 45 ईयर्स। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Next is question number 14. A part of monthly hostel charges in a college hostel are fixed, ठीक है ना। तो कुछ hostel charges जो है वो fixed हैं, और remaining डिपेंड करता है कि कितने number of days one has meals in the mess, कितना खाना meals लिए हैं mess में, उसके ऊपर डिपेंड करता है।
अब यहाँ पर एक स्टूडेंट ए है और दूसरा स्टूडेंट बी है। अब जो ए स्टूडेंट है उसने 25 डेज़ के लिए खाना खाया, ठीक है, और उसने पे किए ₹4500। और जो बी स्टूडेंट है उसने 30 डेज़ के लिए खाना खाया है और ही हैज़ टू पे ₹5200। तो हमें इस केस में दो चीज़ें निकालनी है। फ़िक्स चार्जेस क्या हैं पर मंथ, जो कि हर किसी को देने होते हैं, और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे क्या है, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं इस केस में कि फ़िक्स चार्जेस जो हैं पर मंथ, ठीक है, वो है हमारे x, और कॉस्ट ऑफ फूड जो है वो पर डे जो है वो है हमारा y, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है। अब यहाँ पर फर्स्ट केस में, जब स्टूडेंट ए के केस में, ठीक है, जो फिक्स चार्जेस हैं वो तो उसको लगने ही लगने हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ए की बात करें हैं तो फिक्स चार्जेस जो हैं वो x हैं, वो तो लगेंगे, प्लस उसने कितने दिन के लिए खाना खाया, 25 डेज़ के लिए, यानी कि 25y हो गया, ठीक है। और कितने पैसे पे किए उसने, ₹4500, ठीक है। तो ये बन गई हमारी पहली लीनियर इक्वेशन, ठीक है। द सेम वे वी विल डिस्कस फॉर स्टूडेंट बी, ठीक है। तो स्टूडेंट बी के लिए क्या होगा, फिक्स चार्जेस तो हैं ही हैं, एक्स तो लगना ही लगना है, प्लस कितने दिन के लिए खाना खाया, 30 डेज़ के लिए, यानी कि 30y हो गया, और कितने पैसे पे किए, 5200 पे किए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास अब दो लीनियर इक्वेशंस हैं, आप दोनों को सॉल्व करिए एंड यू विल गेट द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y, यानी कि फिक्स चार्जेस और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट स्टेटमेंट पढ़ के बहुत सारे बच्चे इसको डर जाते हैं, तो आपने डरना नहीं है, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप उसको पढ़ना है और लीनियर इक्वेशंस में चेंज करना है। क्लियर। अब यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकेंड इक्वेशन ये है हमारी, ठीक है। तो आपने इस सेकंड इक्वेशन को मैं इसके नीचे लिख लेती हूँ, ठीक है, 5200, ठीक है। इसको सॉल्व कर रही हूँ सब्स्टिट्यूशन में, एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि वो सबसे आसान है, ठीक है। आपने क्या किया, x और x के कोफिशिएंट्स ऑलरेडी सेम हैं, तो करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। सिंपल आप साइंस चेंज करिए तो x और x कैंसिल हो जाएंगे, 25 और 30, ठीक है, माइनस करेंगे 5y रह जाएगा, और यहाँ पर अगर आप माइनस करेंगे तो 12 में से 5 गए 7 और 700 आएगा माइनस का, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 700 डिवाइडेड बाई 5। तो आप देखेंगे 700 डिवाइडेड बाई 5, इसको आप करेंगे तो आ जाएगा 140, यानी कि आपके जो y है वो कितना आ रहा है, 140 आ रहा है। सो ₹140 इज़ द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। अब y की वैल्यू आप इस इक्वेशन में ही पुट कर दीजिए, ठीक है, 30 इंटू 140, ठीक है, 5200। सो x प्लस 14 3 ज़ा 42 0 इक्वल्स टू 5200। तो माइनस करोगे तो 1000 आ जाएगा। तो फिक्स चार्जेस कितने हैं, ₹1000। तो आप लास्ट में लिख कर आएंगे कि फिक्स चार्जेस ₹1000 हैं, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज़ ₹140। सो दिस इज़ द आंसर टू द क्वेश्चन। तो नेक्स्ट मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो पे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 15, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर है, मोटर बोट कैन ट्रैवल 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर्स। फिर उसने कहा 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम और रिटर्न करता है 5 आवर्स में। हमें निकालना है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है। ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो जैसे कि मैंने हॉस्टल चार्जेस वाले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया कि जो भी आपको पूछा गया है तो आपने उसको सपोजिशन कर लेना है किसी वेरिएबल की फॉर्म में। तो लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दैट इज़ x किलोमीटर पर आवर, और लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन में हमेशा आपने ये चीज़ निकाल के, मतलब लिख के रखनी है। अपस्ट्रीम स्पीड क्या होएगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, और डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑलवेज क्या रहेगी, x प्लस वाई इक्वल्स टू x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हो गया। अब केस नंबर 1 में, मतलब इस क्वेश्चन में हमारे पास दो केसेस हैं ना। पहले वो जा रहा है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यानी कि डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है वो 30 किलोमीटर, और स्पीड क्या यूज़ करेंगे, अपस्ट्रीम बोला है तो अपस्ट्रीम वाली स्पीड को यूज़ करेंगे, यानी कि x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर।
फिर बोला कि 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो डाउन डिस्टेंस क्या होगा आपके पास 28 किलोमीटर, और स्पीड कौन सी यूज़ करेंगे हम, डाउन स्ट्रीम स्पीड, यानी कि x + y किलोमीटर पर आर। ठीक है, अब टाइम क्या रहेगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, राइट। सो 30 डिवाइडेड बाय x - y, यहाँ पर भी निकालेंगे तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड 28 बाय x + y, और दोनों का कंबाइंड टाइम जो वो गिवन था 7 आवर्स था। तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो यहाँ पर आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय x - y प्लस 28 डिवाइडेड बाय x + y इक्वल्स टू 7। ठीक है जी, पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर ये केस नंबर 1 का हमारा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये हमारी इक्वेशन बन गई है। ठीक है, सॉल्व हम इनको बाद में करेंगे। अब केस नंबर 2 लेते हैं, यानी कि दूसरी स्टेटमेंट को। अब दूसरी स्टेटमेंट के हिसाब से उसने बोला कि 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है। ठीक है, अब 21 किलोमीटर जा रहा है तो यानी कि डिस्टेंस हो गया 21 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो स्पीड है अपस्ट्रीम स्पीड यूज़ करेंगे, यानी कि x - y किलोमीटर पर आवर। तो टाइम निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, यानी कि 21 बाय x - y। ठीक है, अब अगर 21 किलोमीटर वो अपस्ट्रीम गया है तो मतलब हमारा जो डाउन स्ट्रीम के केस में वो भी इतना ही होगा डिस्टेंस, क्योंकि वो तो यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो यहाँ तो अलग अलग मेंशन था ना, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम है, 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है। यहाँ पर अगर मेंशन नहीं है तो आप सिंपल लिख देंगे 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम है तो 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम के लिए भी है। ठीक है, तो स्पीड हो जाएगा x + y किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यहाँ पर डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड यूज़ करनी है। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, यानी कि 21 बाय x + y। ठीक है, अब यहाँ पर फिर कितने घंटे में वापस आया वो, 5 घंटे में, यानी कि हमारा जो टाइम है टोटल 5 आवर्स गिवन है। सो 21 बाय x - y, 21 बाय x + y इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम करेंगे इसको सॉल्व। तो ये हमारी 2 इक्वेशंस आई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनको सॉल्व करने से पहले ये जो x - y और x + y हैं ये डिनोमिनेटर्स में हैं, तो पहले हम इनको कोई और वेरिएबल सपोज कर लेते हैं। ठीक है, 1 बाई x - y को मैंने सपोज कर लिया a, और 1/x + y को मैंने सपोज कर लिया b। तो इक्वेशन ईजी बन जाएगी, वो हो जाएगी 30a + 28b इक्वल्स टू 7, और ये इक्वेशन रिड्यूस होके हो जाएगी 21a + 21b इक्वल्स टू 5। अगर मैं इसमें से 21 कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा a + b इक्वल्स टू इस तरह से 5। सो a + b की वैल्यू मैं निकालूँ तो वो आ जाएगी 5/21। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, चाहे तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं या आप लगा सकते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो मुझे एलिमिनेशन मेथड आसान लगता है तो मैं एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैं b की जो वैल्यू है, b को मतलब सेम करूँगी, b के कोफिशिएंट को, यहाँ पे 28b है तो इस पूरे को मैं 28 से मल्टीप्लाई कर दूँगी ताकि मेरा b का जो कोफिशिएंट है वो सेम हो जाए। सो 28a + 28b इक्वल्स टू 5/21 इंटू 28। 7 के टेबल पे कट जाएगा, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28। तो ये रिड्यूस होके हो गया 28a + 28b इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब यहाँ पर आप लेके आओ इस इक्वेशन को, 28a 28b इक्वल्स टू 20/3। माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, मतलब साइंस चेंज करेंगे कैंसिल आउट करने के लिए। 30 में से 28a गए, सो 2a बचा, तो 7 - 20/3 मैं इसको यहाँ पर कर देती हूँ, 7 - 20/3, तो 3 एलसीएम, 21 - 20 वो कितना हो गया 1/3, सो ये आ जाएगा 1/3। ठीक है, और ये 2 इसके साथ चला जाएगा तो a की वैल्यू आ गई 1/6। ठीक है, a की वैल्यू आपने निकाल ली। अब आप a की वैल्यू किसी इक्वेशन में भी पुट कर दीजिए। ठीक है, तो मैं यही वाली इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, a + b इक्वल्स टू 5/21 वाले में। तो a की वैल्यू मैंने 1/6 पुट करी, प्लस b इक्वल्स टू 5/21, b इक्वल्स टू 5/21 - 1/6
ठीक है। हम एलसीएम ले लेंगे 6 और 21 का। 6 और 21 का एलसीएम चेक करो कितना आता है। 2 के टेबल पे जाएगा 3 ज़ा 21 ज़ा, फिर 3 के टेबल पे ही जाएगा 1 7 ज़ा 7 1 1, 2 3 ज़ा 6 7 ज़ा 42, 21 2 ज़ा 2 5 ज़ा 10, 6 7 ज़ा 7, सो 3/42 आ गया बी। सी और कैंसिल करेंगे, सो ये आ जाएगा 1/14। सो ए की वैल्यू आ रही है 1/6, ठीक है, और बी की वैल्यू आ रही है 1/14। अभी भी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है क्योंकि मुझे किसकी वैल्यूज़ चाहिए थी, एक्स और वाई की, ठीक है। तो बच्चे ज़्यादातर इसकी वैल्यूज़ निकाल के छोड़ाते हैं, तो यहाँ पर आधे मार्क्स ही आपको मिलेंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। 3 मार्क्स ही मिलेंगे, 2 मार्क्स फिर से कट जाएंगे। तो अब आगे कैसे करना है, ए और बी की वैल्यूज़ अब हमें करनी है यहाँ पर पुट, ठीक है, और फिर 2 इक्वेशंस बनेंगी और फिर उनको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो ए की वैल्यू 1/6 आई थी, बी की वैल्यू 1/14 आई थी, और हमने ये ए को और ये बी को सपोज करा था। पुट करो यहाँ पर वैल्यूज़ 1/6 और यहाँ पर भी 1/x + y 1/14, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यू विल गेट x - y = 6। एक इक्वेशन फिर से ये बन गई, और यहाँ पर x + y = 14, ठीक है। अब हमारे पास फिर से 2 इक्वेशंस हैं, x - y = 6, x + y = 14, तो y और y कैंसिल हो गए। एलिमिनेशन मेथड लगा रही हूँ, 2x = तो ये हो गया 20, तो 20 / 2 दैट इज़ इक्वल टू 10। तो यानी कि आपकी जो हमारी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है वो कितनी आ रही है, 10 km/h आ रही है। x को क्या सपोज करा था, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। तो आप यहाँ पर आंसर में लिख के आएंगे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है, वो हो जाएगी हमारी 10 km/h। ऐसे आप y की वैल्यू निकाल लीजिए, मैं इस इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, 10 + y = 14, y = 4, यानी कि आपकी जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो आपकी आ जाएगी 4 km/h। सो दिस इज़ द फुल एंड फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।